जुर्रत मंदाना ख्यालात आगे बढ़ाए जाने वाले शतरंज के प्यादों की तरह होते हैं, जिनको शायद हराया तो जा सकता है, लेकिन वो एक विनिंग गेम का आगाज कर सकते हैं। मैं हूं अनीला और मैं हूं आकिफ, और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट तबादला ख्याल, जिसमें हम ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जिनकी वजह से हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन पर बात बहुत ही कम की जाती है। Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. आप हमसे ईमेल के जरिए भी राब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, tabadlakhayal@gmail.com। सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं अजीबा ताहिर हाशमी, जो कि एक पीस कम्युनिकेशन और एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, और आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है हेल्थ के हवाले से, या कोई पेंडेमिक के इश्यूज जिस तरह से अभी कोविड-19 का इशू है, या और डेंगू हो गया या पोलियो हो गया या बाकी इस तरह के मसाइल आते हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारी किस पर है? क्या ये कहना दुरुस्त है कि अवाम जाहिल है, या ये जो जिम्मेदारी है ये हमारी हुकूमत पर या हमारी एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम उन पर है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, उनको बताया जाए, एजुकेट किया जाए, ताकि उनका फ़ायदा हो और एक लैग न क्रिएट हो जो इम्प्लीमेंटेशन है रूल्स की या SOPs की, अवाम का जो अवेयरनेस का लेवल है या वो किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अनीला भी मौजूद हैं और ज़ीबा। दोनों का बैकग्राउंड, जिस तरह ज़ीबा का मैंने बताया, अनीला का आपको पता है कि हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से बैकग्राउंड है, मेरा भी साइंस और एजुकेशन के हवाले से बैकग्राउंड है, तो हम इस पर बात करते हैं आज। जी, थैंक यू आकिफ। मैं समझती हूँ कि ये जो कोविड-19 की हमारी हुकूमत की रिस्पॉन्स है और इसमें जो गलतियाँ हुई हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए, ताकि आइंदा अगर कोई इस तरह के पेंडेमिक से हम दो चार होते हैं, क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि ये कोई इस सदी का लास्ट पेंडेमिक नहीं है। ऐसे पेंडेमिक जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि और भी आएंगे इस सदी में। तो अब जो गलतियां हुकूमत ने कर ली हैं उससे सीख कर आइंदा एक प्रिपेयरनेस जो होती है, जिस तरह के डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं हुकूमतें खुद को, इसी तरह जो पेंडेमिक्स हैं या इस तरह की जो एपिडेमिक्स हैं, आउटब्रेक्स हैं, इनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ज़ीबा, चाहूंगी कि आप भी हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करें। थैंक यू अनीला। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर बात करें, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये मेंशन किया था, उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया था कि आवाम जो है ये SOPs नहीं फॉलो करी, और उन्होंने शायद ये भी इम्प्लाई किया था कि ये जाहिल लोग हैं तो इनको किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह की उन्होंने इम्प्रेशन दिया। मुझे थोड़ा सा एक इस चीज़ पर ये मैं तो ज़रूर कहूँगी कि यस, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे रवैये हैं कि एक एग्रेशन आया हुआ है और लोग जो है इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे कि पेंडेमिक है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने क्या करना है आगे। वो चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन मुझे थोड़ा सा मायूब इसलिए लगा था क्योंकि आप स्टेट हैं, आप एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको एक डायरेक्शन देनी थी हमें, तो वो डायरेक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है या उसकी जो लोगों तक जो ट्रांसलेट होनी थी वो डायरेक्शन, मुझे वो लग रहा है कि यहाँ पर कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया। और मुझे ये लग रहा है कि हालांकि बाद में यास्मीन राशिदा साहिबा ने अपोलोजाइज भी किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए, उनके लिए एक माँ की तरह एक दिल धड़कता है, तो वो तो बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने उस चीज़ को कवर अप कर लिया था। लेकिन बहरहाल एक माँ भी अगर डायरेक्शन दे रही होती है तो वो एक माँ नहीं बनकर होती, वो एक लीडर बनकर वो बात कर रही होती है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक बहुत सीरियस एक लैप्स है कम्युनिकेशन का, कि जो गवर्नमेंट जो चाह रही है और क्या वो लोग उसको एक्सेप्ट करें या उसको अंडरस्टैंड करें या नहीं करें। तो यहाँ पर इनको इस चीज़ की तरफ थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत थी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जस्टिफाइड है इस तरह से कहना लोगों को कि आवाम जाहिल है।
बिल्कुल ज़ीबा, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। दरअसल अगर चलें फ़र्ज़ करें हम मान भी लें कि अवाम जाहिल तो मैं नहीं कहूँगी, लैक ऑफ अवेयरनेस है अवाम में, नाख़्वांदा है, उनको समझ नहीं है कि पेंडेमिक क्या है। चलें हम मानते हैं ये है, तो फिर ज़िम्मेदारी किसकी है कि वो अवाम तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ, अवाम को एजुकेट करें, उन्हें बताएँ कि पेंडेमिक क्या होता है, ये किस तरह हमारी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट करता है और इसके लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है। किस तरह हम अपने आप को बचाएं, किस तरह अपनी कम्युनिटीज को बचाएं। तो ये सब कुछ हमारी हुकूमत ने, मुझे तो नहीं नजर आया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई हकीकी मायनों में अवाम को एक पेंडेमिक के हवाले से एजुकेट किया है या उनको अवेयरनेस दिया। हुकूमत तो खुद ही कंफ्यूज नजर आई, एक आज कुछ कहती रही, कल कुछ कहती रही, फिर जो गाइडलाइंस इशू की उनको खुद ही कभी तोड़ दिया उन गाइडलाइंस को, कभी उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, कभी कह दिया कि नहीं छोड़ें, ये ऐसा नहीं हो सकता और इन गाइडलाइंस पे हम अमल नहीं कर सकते। तो आपने ऑलरेडी एक ऐसी आवाम को, एक पब्लिक को, एक ग्रुप को जो पहले ही पेंडेमिक के हवाले से जिसके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस की कमी थी, आपने उसको और फर्दर कंफ्यूज कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि जी ये आवाम जो है ये जाहिल है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि आवाम जाहिल है। हुकूमत की आई थिंक इसमें पब्लिक हेल्थ का तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में डिपार्टमेंट ही नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ज़ीबा। जी देखिए, पब्लिक हेल्थ के लिए अगर देखा जाए अब टिल 2017 एक बजट का हिस्सा मखसूस किया हुआ था। पेमरा ने ये एक रेगुलेट किया हुआ था टीवी लाइसेंस्ड चैनल्स को कि आपने अपना 10% जो आपका एयर टाइम है आपने पब्लिक सर्विस मैसेजेस देने हैं, हेल्थ से रिलेटेड या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई स्ट्रेटजी कोई नज़र में आई है। कभी कभार एंटी टबैको कंपनी एंटी टबैको मैसेजेस ज़रूर आते रहे और जनरल हेल्थ के हवाले से कभी कभार मुझे नज़र आए, लेकिन अगर प्राइम टाइम में मैं अगर कोई टीवी देखूं जो मेन स्ट्रीम टीवी है तो मुझे तो कम ही इस तरह के इश्तेहारात नज़र आते हैं जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस देनी होती है। और दूसरी ये कि अभी आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 2.5 हफ्ते पहले WHO ने एक लेटर लिखा था टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वो लिखा था कि आपके जो है ना अभी जो प्री कंडीशंस थे, वो 6 प्री कंडीशंस कि जब तक वो मीट अप नहीं होते उससे पहले आप लोग प्रीमेच्योरली लॉकडाउन खोल रहे हैं। तो उस पर भी इन्होंने रिस्पांस दिया कि हमारे जो पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ है उनसे, और इस तरह करके उन्होंने उस लेटर को एक तरह से इग्नोर कर दिया। उस लेटर में इन्होंने ये लिखा हुआ था और इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि आपकी जो है ना एक मीडिया स्ट्रेटजी, जो बिहेवियर कम्युनिकेशन चेंज कैंपेन जो होनी चाहिए थी वो भी यहाँ पर नहीं है। क्योंकि देखिए आपके ऑलरेडी टेस्टिंग इतनी नहीं हो रही, आपकी ट्रेसिंग नहीं इतनी हो रही, ठीक है। जब आपकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है तो जो तीसरी कैपेसिटी, और आपने लॉकडाउन भी खोलना है, तो कम से कम आपको एक बहुत एग्रेसिव किस्म की एक कैंपेन चलानी थी आपने लोगों के लिए कि लोग उसको वाकई में सीरियसली लेते। अब उसमें हर किस्म के कम्युनिकेशन पोर्टल्स होने चाहिए थे, उसमें ना सिर्फ मेन स्ट्रीम टीवी, उसमें ऑल्टरनेट मीडिया भी होना चाहिए था, उसमें रेडियो होना चाहिए था, उससे प्रिंट पेपर वगैरह, एवरी पब्लिक फोरम जहाँ जहाँ इनकी पहुँच जा सकती थी और एक एग्रेसिव मैसेज के साथ जाना चाहिए था, वो चीज़ लैक कर रही है। जो मुझे लग रहा है कि लोगों की रवैये में, जो कि कंपैरेटिवली जो शुरू के जो दिन थे और आज के जो दिन हैं, तो रवैयों में बहुत फ़र्क नज़र आया है। शुरू में लोग ज़्यादा सीरियस नज़र आते थे, थोड़े ज़्यादा लग रहा था कि वो उनको थोड़ा सा खौफ था पेंडेमिक का, लेकिन अब तो एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी लाइन की वजह से शायद लोगों में वो चीज़ रह ही नहीं गई। वो ये समझते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा है और ये सारा फेक है और ये गवर्नमेंट सब पैसे बनाना चाह रही है इस पर। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अवेयरनेस कैंपेन्स और बिहेवियरल चेंज जो है, कम्युनिकेशन नहीं हमें कहीं भी नजर आया पेंडेमिक के हवाले से। लेकिन पब्लिक हेल्थ या हेल्थ इम्प्रूवमेंट, जैसे चूंकि मैं यूके में हेल्थ सर्विसेज में काम करती हूँ, तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे यूके में, और उनका काम जो होता है वो इतना क्लिनिकल उनका बैकग्राउंड नहीं होता। उनका काम यही होता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस और प्रिवेंशन ऑफ इल हेल्थ, ताकि आप जब प्रिवेंशन कहते हैं ना बेहतर है क्योर से, तो आप प्रिवेंट करें लोगों को बीमार होने से, और वो आप
آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ ہیلتھ اویئرنیس دیں. تو اس طرح کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں. آئی تھنک اس پینڈیمک سے ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ہماری ہیلتھ سروسز ہیں, ان کو بہت سیریسلی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہیلتھ امپروومنٹ ڈپارٹمنٹس اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو سیٹ اپ کریں, اور اس میں پریونشن جو ہے اور اویئرنیس وہ ان ڈپارٹمنٹس کا فوکس ہونا چاہیے. جی دیکھیں, یہ جو پینڈیمک ابھی یہ کووڈ-19 کا ہے, کرونا وائرس کا, جس طرح آپ نے بتایا کہ WHO کا لیٹر تھا اور اس کو اس طرح سے ہم نے اگنور کیا, تو ہمارے لیے یہ کوئی پینڈیمک یا انڈیمک کے جو ایشوز ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں آلریڈی ڈینگی کا مسئلہ جو ہے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد پولیو کا مسئلہ ہے. پوری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے, اور پاکستان از ون آف دا 3 کنٹریز جہاں پر یہ ابھی تک پایا جاتا ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھا, اور ہمارا ایک ایکسپیرینس تھا اس حوالے سے, تو وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. بالکل پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے, لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ اویئرنیس بھی پھیلائیں. اس سلسلے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. میں چائنا میں تھا جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا, تو وہاں پر جب کوئی اس طرح کا رومر یا کوئی اس طرح غلط فہمیاں پھیلتی تھی پبلک کے اندر, وہاں پر اس طرح سے ہوا کہ ایک رومر پھیلا کہ پیٹس کے ذریعے جو ہے وہ کرونا وائرس پھیلتا ہے. تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, اپنے پیٹس کو ڈچ کرنا شروع کر دیا, کہیں دور جا کر پھینک آتے تھے یا کچھ. تو فوراً ایک رسپانس جو ہے حکومت کی طرف سے آیا. انہوں نے اسپیشلسٹ تھے وہ اکٹھے کیے, سائنٹسٹ تھے, وائرولوجسٹ, ایپیڈیمیولوجسٹ وغیرہ, ان کو اکٹھا کر کے ایک رپورٹ تیار کی اور ایک سائنٹیفک اسٹڈی بھی چھوٹی سی کی, اور لوگوں کو بتایا کہ پیٹس کے تھرو جو ہے وائرس نہیں پھیلتا. ہاں آپ احتیاط کریں, ان کو باہر نہ جانے دیں, ان کی جو باڈی ہے, ان کے ہیئر وغیرہ, ان کے ذریعے اگر کوئی انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کا وائرس ان کی باڈی پر اسٹے کر سکتا ہے, اس کو کوئی دوسرا ٹچ کرے گا تو اس طرح سے وائرس پھیل سکتا ہے, ادروائز وہ کیریئرز نہیں ہوتے. تو فوراً انہوں نے اس چیز کو وہ کر دیا. لیکن یہاں پر پاکستان میں اب جس طرح سے یہ ایک ریومر پھیلا ہوا ہے کہ آپ ہاسپٹلز جاتے ہیں, وہاں پر زہر کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, پتہ نہیں WHO سے پیسے لینے کے لیے یا کیا. تو اس حوالے سے حکومت نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اب جو ڈاکٹر یاسمین ہے, پنجاب سب سے بڑا پروونس ہے ہمارا, سب سے زیادہ پاپولیشن ہے اس میں, وہ اس کی ہیلتھ منسٹر ہیں, وہ خود جو ہے وہ شعبہ صحت سے وابستہ ہے, خود ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں. انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ بھائی اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ ایک غلط فہمی ہے. اور اس طرح کا دیکھیں, ٹھیک ہے پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ہر بندہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ ان کو کاؤنٹر تو کریں. آپ اویئرنیس میسیجز جس طرح سے زیبا نے بتایا کہ پہلے تھا اور وہ چیز اب نہیں رہی, لیکن آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں روزانہ, آپ کے جو ایڈوائزر ہیں, ہیلتھ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, ڈاکٹر ظفر مرزا, وہ ہر دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں, ڈاکٹر یاسمین کرتی ہیں, اور لوگ کرتے ہیں اس پینڈیمک کے حوالے سے, لیکن کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ لوگوں کو جو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ بتائیں. کچھ آپ گائیڈ لائنز ایشو کر دیں, کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا لیں, کچھ اپنے ویب سائٹس بنائیں, جس طرح چائنا میں اس طرح سے ہے, اور بہت سارے ممالک میں, جس طرح نیلا نے بتایا UK میں بھی ان کی اپنی ایک آفیشیل ویب سائٹس ہیں جہاں پر گائیڈ لائنز ایشو ہوتی ہیں, SOPs ایشو ہوتی ہیں, اویئرنیس میسیجز لوگوں کو دیے جاتے ہیں تھرو ویریس میڈیا چینلز, الٹرنیٹیو میڈیا ہو گیا یا مین اسٹریم میڈیا ہو گیا, اس پہ باؤنڈ بھی کیا جاتا ہے پرائیویٹ TV چینلز کو بھی. تو وہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا, تو پھر ایونچولی آپ سارے کا سارا جو برڈن ہے یا بلیم ہے وہ شفٹ کر دیں گے کہ عوام جاہل ہے. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب شروع میں حکومت سیریس تھی, جب حکومت نے کہا کہ یہ ایک وبا ہے اور یہ خطرناک ہے, تو اس وقت لوگ بڑے کانشیس ہو گئے تھے, بڑے کنسرن تھے, اور وہ پریکٹس کر رہے تھے پریکاشنز, ماسک وغیرہ پہن رہے تھے, سینیٹائزرز وغیرہ آپ دیکھیں ایون مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے. لیکن اب وہ سارا کچھ دوبارہ سے نارملائز ہو گیا جب حکومت نے غیر سنجیدگی دکھائی, ہماری عدلیہ نے غیر سنجیدگی دکھائی. انہوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ مارکیٹس کھول دو, عید کی شاپنگ کھول دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو یہ جو ہے یہی چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں, یہی کمیونیکیشن جو ہے لوگوں پر, لوگ پھر وہ اسٹیٹ کی بات سنتے ہیں, حکومت کی بات سنتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ خود کنفیوزڈ ہیں تو پھر ہم کس کا یقین کریں, پھر تو وہ کسی کا یقین نہیں کرتے. عاقف, پاکستان میں بے شمار لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وبا کیا ہوتی ہے, ایک پینڈیمک ہوتا کیا ہے. تو شروع میں ہی اگر گورنمنٹ آف پاکستان لوگوں کو اویئرنیس دیتی, کچھ ایگزامپلس دے دیتی. اسپینش فلو جو لاسٹ ایک بہت بڑا پینڈیمک آیا تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا 1918 میں, جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 ملین لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے ورلڈ وائڈ اس پینڈیمک کی وجہ سے.
اور اس پیंडेमिक میں بھی اسی طرح کی یہ سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ یہ کوئی آج 21ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے یہ الفاظ کوارنٹین وغیرہ. اس زمانے میں بھی لوگوں نے اسی طرح وہ کوارنٹین میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد جب کوارنٹین ختم ہوا تو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے. they were in a jubilant mood, تو وہ سیلیبریشن کرنے لگے. اور پھر سیکنڈ ویو آئی تھی اسپینش فلو کی which was more lethal, اس نے زیادہ لوگوں کو مارا تھا. تو اس طرح کی کوئی اویئرنیس ریزنگ چیزیں دکھاتے کیونکہ یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک حقیقت ہے, اس طرح ہوا تھا. تو شاید لوگوں کو سمجھ آتی کہ کیا ہوتا ہے پینڈیمک اور اس میں کس طرح زندگی پھر انسان جو ہے وہ گزارتا ہے, کیا ایس او پیز ہوتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. اور پھر دوسرا, میں نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی کہ یہاں برطانیہ میں مارچ سے جب سے یہ لاک ڈاؤن یہاں پہ آپریشنل ہوا تو روز میڈیا بریفنگ ہوتی ہے, روز ایوری ڈے حکومت کی طرف سے, جس میں کہ وہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں, سارے سٹارٹس بتاتے ہیں, پھر وہ میڈیا اور پبلک سے سوال بھی لیتے ہیں, ان کے جواب دیتے ہیں. وہ لائیو ہوتی ہے, ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے, لوگوں کو انفارم رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم اگر کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں. تو جب گورنمنٹ اس طرح رسپانسبلٹی دکھاتی ہے تو پھر اس کا امپیکٹ یقیناً عوام کے بیہیویئر پہ بھی ہوتا ہے, اور عوام بھی اس رسپانسبل بیہیویئر کا جواب ایک رسپانسبل بیہیویئر سے ہی دیتے ہیں. جی, آپ بیہیویئرس جو ہیں اس کی ڈائریکشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ ایک اسپیسیفک ایک پرٹیکولر کیس ہے پینڈیمک کا, اس کی اسپیشل انٹرونشنس کی ضرورت تھی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے شاید تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے انٹرونشنس. میں شروع میں لے جانا چاہوں گی کہ جب یہ آیا تھا پاکستان میں فیبروری 26 کو پہلا کیس یہاں پر رپورٹ ہوا تھا ان کراچی, اور اسی حوالے سے تفتان بارڈر پر ایران سے جب آ رہے تھے زائرین آ رہے تھے تو وہاں پر کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیونکہ ظاہر جب آپ کوارنٹین میں رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک خاص ایس او پیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے پازیٹیوز کو نیگیٹیوز کو آپ نے ان کو بھی سیپریٹ رکھنا ہے جب تک ان کا رزلٹ نہیں آ جاتا. اور بہت ساری اور چیزیں تھیں جو کہ ایس او پیز ان کو اس وقت فالو کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی. پھر 3 مارچ کو ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہمارے ہیلتھ ایڈوائزر ہیں ٹو دا پرائم منسٹر, انہوں نے ایک بریفنگ دی جس پر انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ایک نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی یہاں پر نافذ کیا جائے کیونکہ یہ آگے جا کے بڑھے گا پینڈیمک. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت شاید گورنمنٹ نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا اور اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی گئی تھی. یہ 3 مارچ کی بات ہے, اس کی کیبنٹ بریفنگ ہوئی تھی. اچھا خیر, بہرحال وہ ٹریولرس آتے رہے, کوئی چیک نہیں رہا. سندھ نے تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کی, بلکہ سندھ نے تو الٹیمیٹلی وہاں پر لاک ڈاؤن بھی شروع کر دیا, اور لوگوں میں ایک سینس بڑھنی شروع ہو گئی تھی کہ نہیں بھائی دس از سم تھنگ ویری سیریس, تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ورنہ آگے جا کے یہ پھیل نہ جائے. البتہ جو پریونشن کا جب ٹائم تھا, اگر یہ صحیح طرح ایس او پیز لے لیتے تو شاید یہ اتنا زیادہ پھیلتا نہ, آج جا کر وہ شروع میں ہی کنٹین ہو جاتا. اگر ہم جسندا آرڈن کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس نے ایک ویژن پہلے سے ہی اسے بنا لیا تھا دیٹ وی ول گو ہارڈ اینڈ وی ول گو ارلی. ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پریونشن وٹ ایور مینس شی ہیڈ یو نو, وہ صحیح بات ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ پاپولیشن ڈینسٹی یہاں پر زیادہ ہے, لیکن ایک ویژن تو تھا ان کے پاس. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے, کیونکہ میرا کچھ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر سے ڈائریکٹلی میں براہ راست ان کے ساتھ رہی ہوں کہ ان کی کیا پرابلمس رہی ہیں, کس طرح سے, اور کیا یہ جب ڈی جی خان میں ڈیرہ غازی خان میں جب شروع میں وہاں پر بھی بہت سارے ڈاکٹرز انفیکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے, اور یہ میرے خیال میں کوئی مارچ کے 3rd ویک کی بات ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ they did not listen to our advice. انہوں نے پہلے ہی ان کو بتایا تھا کہ آپ ایپیڈیمیولوجسٹ کے ساتھ مل کر ایک پالیسی بنائے, کیونکہ یہاں جو آپ نے کیمپ بنائے زائرین کے لیے وہاں پر آپ لوگوں نے صحیح پروٹوکالز نہیں فالو کر رہے. اب اس کا ہوا ہے کیا ریزن کہ جو نیگیٹو اور پازیٹیو جو تھے ان کو آپ نے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئے ہیں ٹو دا ہوم ٹاؤنز پنجاب میں تو ان لوگوں میں یہ چیز آلریڈی وہ پازیٹیو ہو چکے ہوئے تھے بیکاز دے ور ایکسپوزڈ ٹو دا پازیٹیوز وین دے ور نیگیٹو. تو اب وہ اس طرح سے جو ہے نا, یہ تو آپ کے ڈسٹرکٹ وائز آپ کی آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہوگی, لیکن اس وقت بھی انہوں نے کنٹین نہیں کیا. آپ کے ٹریول روٹس نہیں بند ہوئے تھے,
लॉक डाउन के साथ लॉकडाउन आप खेलते रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी ये आम नज़ले ज़ुकाम की तरह है कि जी आपका कारोबार नहीं बंद हो। हालांकि मुझे ये याद है कि ये मार्च की ही बात है, लॉकडाउन अभी सिंध ने भी नहीं शुरू किया था, लेकिन लाहौर में झुग्गियों में भूख आ गई थी। लोग इतना डर गए थे कि बिजनेसेस ऑलरेडी आपके प्लमेट कर रहे थे, एक तरह से लॉसेस की तरफ जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि ऐसा एक ग्लोबल एक रिसेशन आया उसकी वजह से, तो यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो ये कहना कि जी हम इकोनॉमी को बचाने के चक्कर में हम हेल्थ को कुर्बान कर दें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक फ्लॉड लॉजिक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका हेल्थ नहीं होगा और आपका अगर हेल्थ सिस्टम नहीं होगा उसको सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों को बीमार होने देंगे, तो इसका ज़्यादा डिजास्टरस एक मुझे इम्पैक्ट जो कि मुझे आजकल नजर आ रहा है। इसमें ये भी तो आवाम को भी सोचना चाहिए कि उनकी हुकूमत को उनकी जान और सेहत से ज्यादा माशियात की फिक्र है, तो इस तरह की हुकूमत, इंसान दोस्त हुकूमत कभी भी नहीं हो सकती। आवाम को सोचना चाहिए कि क्या हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि इंसान दोस्त हुकूमत नहीं है, जिसको सिर्फ पैसा और बिजनेस और मनी, खास तौर पर इस सिचुएशन में जबकि एक पैंडेमिक की सिचुएशन है, वो फिर भी माशियात की बात कर रही है। देखिए ये जो इकोनॉमी है, ये तो सबसे ज्यादा हिट तो उन कंट्रीज को किया ना जो टूरिज्म के ऊपर फ्लरिश करती हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग बंद है, वो लूज कर रही हैं बिलियंस ऑफ जो भी उनकी रुपीस कह लें आप या डॉलर्स कह लें एवरी वीक, लेकिन कर रहे हैं लोग गुजारा। अब हमारी जो हुकूमत है उसने इस पेंडेमिक के टाइम पे, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, उसमें भी उसको फिक्र जो है वो किसकी है, मिलिट्री बजट की। भाई एटलीस्ट इस सूरत हाल में तो आप हेल्थ को दे देना पैसे। मिलिट्री जो है वो क्या इस वक्त ना कोई जंग हो रही है और ना कोई जंग के आसार हैं, तो जो आपके पास सिचुएशन है मौजूद जिससे कि आप बैटल कर रहे हैं पेंडेमिक, आप उसको एड्रेस करें। अगर हेल्थ और पेंडेमिक पे तवज्जो देते तो पैसा बजट उसके लिए मुख्तस करते, लोग घर में बैठे हुए उनको देते पैसे। जैसे कि यहाँ यूके की मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फरलोड स्टाफ जिसको यहाँ फरलो ये बोलते हैं कि वो घर से काम कर रहे हैं, और उनको जो है हुकूमत ने एक फंड कायम किया जिसमें कि उनको उनकी तनख्वाह जो है वो मिलती रहेगी। तो इस तरह का कोई सिस्टम पाकिस्तान में भी करना चाहिए था कि जो गरीब मजदूर हैं वो कितना कमाता होगा एक गरीब मजदूर महीने का, 10,000 20,000, तो उसको दें अगले 3 4 5 महीने जब तक कि ये स्प्रेड नहीं रुक जाता। क्या हमारी हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती थी मजदूरों को और गरीबों को 20,000 रुपया महीना नेक्स्ट 3 या 4 मंथ्स के लिए देना? देखिए मुझे जो लगता है ना यहाँ पर जो अगर रियलाइजेशन आई भी है ना हुकूमत ने कि नहीं वाकई में पेंडेमिक इज सीरियस, वो बहुत लेट रियलाइजेशन हुई है। अब आई डोंट नो व्हाई कि अब ये जो अगर स्टेप्स अब आकर इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि अब आकर मुझे इस तरह लग रहा है कि दे आर इन अ पैनिक मोड, और वो आवाम के ऊपर सारा कुछ डाल दिया कि जी आवाम की गलती है क्योंकि आवाम SOPs फॉलो नहीं कर रही। लेकिन शुरू के जब दिन थे, अगर आप उन दिनों में बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग के पीछे आप जाते और आप एक लॉकडाउन और नो लॉकडाउन आप इस पॉलिटिक्स में पड़े रहे, और आपने सिर्फ एक गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के लिए आपने उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, आपने इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट किया। और जो टाइम जो था कि अगर आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लेते उन दिनों में ही, जिसमें ट्रैवल रूट्स भी आप लोग थोड़े अरसे के लिए क्लोज कर देते, कि क्वारंटीन फैसिलिटीज़ आप उन दिनों बेहतर कर लेते, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर कर लेते, तो आपके पास टाइम बाय भी हो जाता और शायद काफ़ी हद तक कि पेंडेमिक फैलने से रुक जाता या कंटेन हो जाता, आप उसको प्रिवेंट तो करते कम से कम। लेकिन अब आकर, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है क्योंकि अब ये लाहौर में तो अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि जैसे एवरी सेकेंड हाउस होल्ड इज़ गेटिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, ये 15 मई की बात है कि इनकी अपनी ही हेल्थ डिपार्टमेंट की, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी ही वर्किंग ग्रुप की फाइंडिंग थी। इन्होंने मेरे ख्याल में सैम्पल मेथडोलॉजी यूज़ की थी उसमें, और उसके मुताबिक इन्होंने कहा था कि देयर आर अबाउट 6 to 7 लाख पीपल अफेक्टेड बाय दिस पेंडेमिक। अब दिस रिपोर्ट केम आउट एज अ समरी टू द चीफ मिनिस्टर, उसके फ़ौरन बाद ही आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप सब कुछ खोल दें। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर हुआ है, मैं कहती हूँ, जिस तरीके से इस पेंडेमिक को हैंडल किया गया। क्योंकि अब जाहिर है कि इस तरह के अगर आप फैसले लेकर आते हैं, गवर्नमेंट खुद अगर सीरियसनेस नहीं शो करेगी तो अगला बंदा किस तरह उस चीज़ को उतनी ही लेवल ऑफ सीरियसनेस लेगा इस चीज़ को।
ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। एब्सोल्युटली। आप ये देखिए ना ज़ीबा, फिर मैं ये कहूँगी कि ठीक है, हम पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और उसको कॉन्स्टेंटली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ ये भी कहता है ना कि जी हम तो एटॉमिक पावर हैं और हम बड़े, हमारे पास, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, और उनका जो बयानिया वो यही होता है कि हम किसी तरह अमेरिका, बरतानिया और इन मुल्कों से हम कम थोड़ी हैं। तो कम से कम सीखें ही फिर इन मुल्कों से कि ये किस तरह स्ट्रेटेजाइज करते हैं इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में। आप देखें कि जब बरतानिया में ये अब मानते हैं कि हमने डिले किया, अगर हम लॉकडाउन जो है वो जनवरी में कर देते तो बहुत सारी डेथ्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता था। लेकिन जब इनको ये पता लग गया कि जी ये तो बड़ी तेजी से नंबर ऊपर जाएगा, तो इन्होंने ये पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं शुरू की कि जी एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करना शुरू कर दें। इन्होंने टेम्पररी हॉस्पिटल्स बना दिए। एक लंदन में इन्होंने बनाया नाइटिंगेल हॉस्पिटल के नाम से, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़े स्टेडियम होते हैं ना, उसमें उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। 4,000 to 5,000 बेड्स का वो हॉस्पिटल इन्होंने बना दिया, जो कि फिर शुक्र है कि बाद में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह स्कॉटलैंड में जो हमारा साइंस एंड एग्जीबिशन सेंटर है यहाँ पे स्कॉटलैंड में, वो इन्होंने कन्वर्ट कर लिया इस तरह एक बड़े हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में आप ये देखें कि मैं सुन रही हूँ कि अब हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, बेड्स ही नहीं है और लोग अस्पतालों के बाहर पड़े में। मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ह्यूमन लाइफ की हमारी हुकूमत को कोई वैल्यू नहीं है। किस तरह की हुकूमत है यहाँ पे, जिस वेस्ट को ये खुद मिसालें देते हैं और उनकी तरह की ये लिविंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े घर, तो गाड़ियां उनकी इस्तेमाल करनी, तो आर्किटेक्चर जो है उनका फॉलो करना और शॉपिंग करने ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना और डिजाइनर बैग्स यहाँ के मुल्कों के लेने। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन वेलफेयर वाली पॉलिसीज है और इनका जो फोकस है ह्यूमन वेलफेयर, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ये अनीला, हमारे मुल्क में डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, हमारे मुल्क में ऑलरेडी हमारे पास मैकेनिज्म्स मौजूद थे जिनको यूटिलाइज किया जा सकता था। हमारी पोलियो रिस्पांस टीम्स हैं पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, जिनका जो वर्किंग एरिया, जो फील्ड थी, वो दूर दराज के फार फ्लंग एरियाज, रूरल एरियाज तक, पहाड़ों तक, नॉर्थ में, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह पे वो मौजूद थे। उसके अलावा लेडी हेल्थ विजिटर्स जो प्रोग्राम है पॉपुलेशन कंट्रोल का, उसकी बहुत ज़्यादा रीच है। उसके अलावा एनजीओज काम करती हैं हेल्थ के हवाले से, और वो गाँव में छोटे छोटे ये जो इलाके हैं, ये दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं। इन लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए था। लेकिन आप देखें कि हमारा जो तिब्बी शोबा था, उसमें इन्होंने डॉक्टर्स को, जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर पीपीई किट्स जो थी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो भी फराहम नहीं किया। उल्टा ये कर रहे हैं कि वो दूसरे मुल्कों को, अमेरिका को गिफ्ट कर रहे हैं। इमेजिन करें, शुरू में एक स्कैंडल बना था जिसमें इवन जो प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ एडवाइजर है उनका नाम भी आया था कि इन्होंने पता नहीं कितने लाख मास्क जो थे बाहर भेज दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। तो ये देखें, इनके अपने रवैये हैं। आपके पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, आपके पास फैसिलिटीज जो हैं वो हैं भी। आपने फंड्स डाइवर्ट नहीं किए, तो फंड्स आप अननेसेसरी प्लेसेस पे डाइवर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, और जो आपके पास हैं वो भी दूसरे लोगों को दे रहे हैं, और जो आपके पास ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है आप उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप इन सिस्टम्स को यूटिलाइज करके ना सिर्फ आप अवेयरनेस फैला सकते थे, बल्कि लोगों में मास्क वगैरह भी तकसीम कर सकते थे और उनको डिमॉन्स्ट्रेशंस दे सकते थे। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में, आप देखें अफ्रीका में इतने ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल है पहुँच, जो रीच है, वहाँ पर भी इस तरह WHO की टीम्स हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ के हवाले से, जो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, एड्स वगैरह के हवाले से, मलेरिया के हवाले से अवेयरनेस फैलाते हैं, वहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं, पर्सनल हेल्थ हाइजीन के हवाले से काम करते हैं। पाकिस्तान में एक तो इन्होंने पहले वो सारी एनजीओज वगैरह को क्रैश कर दिए। चलें, वो एक और डिबेट है कि एनजीओज इतनी कारआमद साबित हो सकती हैं या नहीं साबित हो सकती, लेकिन जो आपके अपने सरकारी इदारे थे, पोलियो के या पॉपुलेशन कंट्रोल के या एहसास प्रोग्राम के नीचे भी बहुत सारे आते हैं, बैतुल माल के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, और जो आपके सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, फिर यहाँ पे WHO के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यूनिसेफ के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उन सारों को आप यूटिलाइज करके एक बहुत
स्विफ्ट किस्म का रिस्पांस दे सकते थे, लेकिन उस सिलसिले में कुछ भी नहीं हुआ। ना हुकूमत की तरफ से कोई अमली कदम उठाया गया, उनका नाम भी नहीं लिया गया। जो डॉक्टर्स थे वो बेचारे मर रहे हैं, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनको भी प्रोवाइड नहीं की गई कोई फैसिलिटीज़, बल्कि उल्टा कोयटा में जो है लाठी चार्ज करके जब उन्होंने एहतजाज किया कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके ऊपर वायलेंस किया गया डॉक्टर्स के ऊपर। तो इस तरह के जब आपके एटीट्यूड्स होंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि अवाम जाहिल है, तो ये तो इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना रवैया। तो ये ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। मगर आप ये भी देखें ना आकिफ के अब हमें बता दिया गया और नजर ही आ रहा है, हुकूमत ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्फेक्शन जो है ये तेजी से फैल रहा है और ये लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस थी इनमें ईज करना एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई इस तरह इमरजेंसी हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, जबकि इनको पता है कि हमारे पास इनफ कैपेसिटी नहीं है हॉस्पिटल्स में कोविड-19 पेशेंट्स के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। अब जब लोगों को सड़कों पे वो मरीज पड़े हुए हैं, तो इससे आप ये देखिए ना कि ये कितना बड़ा एक पब्लिक हेल्थ का डिजास्टर होगा और फैलाव में क्या इससे कमी आएगी इस तरह की सिचुएशन से? और क्यों नहीं दे आर लुकिंग एट एड्रेसिंग दिस इशू? जब अभी WHO ने बताया है पाकिस्तान को, और भी वो जो इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो वो है रिपोर्ट, के पाकिस्तान का जो पीक होगा जिस दिन पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हो जाएंगी, जो कि पहुंच जाएंगी 84,000 तक, वो 10 अगस्त का वो कह रहे हैं। तो उन्होंने जब ये प्रिडिक्ट किया हुआ, आपके पास ये जब सब इंफॉर्मेशन है, व्हाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग टू एड्रेस दिस? आपको जब पता है कि आपके हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी नहीं है, आप क्यों नहीं टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इसी तरह कोई स्टेडियम्स वगैरह को यूज करके उनको कन्वर्ट कर लेते हैं? जी बिल्कुल, आर्जी अस्पताल आप बनाएं। आपके पास जो इन प्लेस ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, आप उनको यूटिलाइज करें। आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, आपके पास डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन लोगों को आप ट्रेन करें, आप अवेयरनेस फैलाएं, आप प्रोग्राम्स ऐसे स्टार्ट करें, आप ऑफिशियल चैनल स्टार्ट करें, आप रूमर्स को, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो फैलाई जाती हैं, उनके खिलाफ आप कोई हिकमत अमली डिजाइन करें। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखिए यहाँ बरतानिया में आकिफ जब केसेस बढ़ना शुरू हो गए, तो जो यहाँ की हेल्थ सर्विसेज हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की उन डॉक्टर्स और नर्सेस से और हेल्थ स्टाफ से जो कि रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, कि वो वापस आए और हेल्प करें। और इसी तरह जो मेडिकल कॉलेजेस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे या जो हाउस जॉब कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल्स में मूव कर दिया गया। तो अब ये देखें ना, ये विजन होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है। कुछ हमारी हुकूमत तो इस तरह की कोई बात नहीं कर रही है। तो मुझे तो ये बड़ी, इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को इस तरह से, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया, लेकिन उनको कोई इक्विपमेंट ही नहीं दिया। अब वो अपनी जानें लेकर बैठे हुए हैं। और कितने, अब ये जो वायरस का इशू है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को बुलाने का क्या मतलब है? यानी कि वो बेचारे तो अभी उन्होंने अपनी तालीम शुरू किया। हाँ, आप हाउस जॉब जो करें उनको बुलाएं, या जो फाइनल ईयर में उनको बुलाएं। अब ये भी एक इंतहाई गलत किस्म की स्ट्रैटेजी है ना, कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। और देखें, कोई साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, कोई आपने जो साइंटिफिक गाइडलाइंस हैं उनको मलहूज़े खातिर नहीं रखा। अब ये स्टडी जो है, एक माह पहले एक स्टडी आई थी कि जो वायरल लोड होता है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अब एक आम शख्स है, अगर वो बाहर रोड पर जा रहा है, उसको कुछ वायरस कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिए हैं, तो उसमें इन्फेक्शन और सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो उस बंदे से कहीं ज़्यादा होते हैं जो कि एक ऐसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर वायरल लोड बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं उस एटमॉस्फेयर में, उस क्लोज स्पेस है, जिस तरह हॉस्पिटल्स हो गए या वार्ड्स हो गए, वहाँ पर वायरस ज़्यादा है। और अगर वहाँ पर कोई नौजवान शख्स भी होगा, उसमें उसके अंदर ज़्यादा वायरस जाएगा, वो ज़्यादा इन्फेक्ट होगा और उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने कम होंगे। वहाँ पर आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। बाहर आम बंदा मास्क पहन कर भी महफूज रह सकता है, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ मास्क पहनकर महफूज नहीं रह सकता। ये स्टडी होने के बावजूद, ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होने के बावजूद जो है इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया और उसी तरह से डॉक्टर्स को एक आग के अंदर झोंक दिया गया। फिर बात वही आती है कि कोई फंड्स डाइवर्ट नहीं हुए, प्लानिंग नहीं की गई, और फिर आप एंड पे कहते हैं अवाम जाहिल है। एक तो आपने PPEs की बात की, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स की, और दूसरी बात की कि ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स या टेम्पररी हॉस्पिटल्स क्यों नहीं आप लोगों ने बनाए? असल में बनाए हैं इन्होंने। क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं, एक्सपो सेंटर को इन्होंने कन्वर्ट किया था इन लाहौर, लेकिन वो इनको बंद करना पड़ गया था फैसिलिटी। उसकी एक रीज़न ये थी क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि वो एक हॉट बेड बन रहे थे फॉर कोरोना। उसकी रीज़न अगेन वही थी कि आपने कम्युनिटी रेस्ट रूम्स रखे हुए थे, जबकि क्वारंटीन सेंटर्स में आपको कम से कम सेपरेट रखने चाहिए थे लोगों को।
कि मिनिमम वो एक दूसरे के साथ वो उस चीज़ पर रहे। तो एक शायद ये भी एक रीज़न थी, और दूसरा एक फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकती हैं कि वाई दोस क्वारंटीन सेंटर्स वर क्लोज्ड। अच्छा, दूसरी ये बात है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं डॉक्टर्स की हवाले से, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हुए हैं, और वो 2 फ्रंट्स हुए हैं। एक तो ये है कि आप हॉस्पिटल में जब काम कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं है अगला बंदा इन्फेक्टेड है या नहीं है। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग ए प्रोटेक्टिव किट एंड यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड, जो कि शुरू के दिनों में ये बहुत हुआ था, और उस वक्त इन्होंने पॉलिसी बार लगाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ कोरोना स्पेसिफिक वार्ड्स में जो डॉक्टर्स हैं हम सिर्फ उनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनको भी पूरी तरह प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। जो बाकी के जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे इमरजेंसी वार्ड्स में या ICUs में या नॉन इमरजेंसी वार्ड्स में काम कर रहे थे, वो तो एक्सपोज रहे क्योंकि दे हैड नो PPE किट्स। तो अब लोगों ने करना क्या शुरू किया कि सेल्फ हेल्प बेसिस पर या डोनेशंस के थ्रू जो है ना, उनको वहाँ पर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि चलो कुछ तो हो उनके पास, कि दे फील सिक्योर। ये लोगों ने सेल्फ हेल्प बेसिस पर किया था, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया था इन दूसरे नॉन स्पेसिफिक कोरोना वार्ड्स में जो काम कर रहे थे। लेकिन अब तो पॉलिसी ये हो गई है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभी भी एरियाज हैं, जिस तरह मानसहरा में मुझे पता चला कि वहाँ से कुछ ऐसे नॉन मेटालिक रोड्स हैं जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, और उन एरियाज में डॉक्टर्स नहीं है, कंपाउंडर्स हैं। कंपाउंडर्स भी मांग रहे हैं कि हमें N95 मास्क दो, क्योंकि ये लोग हमसे आकर जो है ना, कभी हमें इनको ड्रिप लगानी होती है ग्लूकोज की, ये पता नहीं क्या, कि उन एरियाज में भी लोग सिक होना शुरू हो गए, लेकिन देयर इज नो फैसिलिटी अवेलेबल। तो इस तरह के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, केसेस हैं कि आपके डॉक्टर्स एक तो फुली एक्सपोज्ड हैं टू दी हॉट सेंटर्स, जहाँ से ये पेंडेमिक का आप कह लें कि हॉट बेड बना हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये बात करूँगी सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि देखिए मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया में जा रही है अनचेक, बिल्कुल भी उसको काउंटर नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट काउंटर पॉलिसी नहीं आ रही कि मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रोका जाए। अभी डॉक्टर्स के बारे में एक प्रोपेगेंडा बहुत सीरियस किस्म का फैलाया जा रहा है कि जी डॉक्टर्स हैं, ये कोई कोरोना का टीका लगाते हैं, और ये सारे लोगों को, क्योंकि देखिए जब आपके पेशेंट जब बहुत होते हैं तो आप उससे हाइपर इमोशनल होते हैं, ठीक है, आपके इमोशन से कंट्रोल नहीं होता। जब आप इस तरह की जब न्यूज़ आप पर आती हैं तो यू आर एनरेज्ड, ठीक है, आप भी जाकर तोड़ फोड़ ही करते हैं, और ये वायलेंस हुआ है डॉक्टर्स के खिलाफ, और पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ने जाकर किया गुस्से में आकर। बाद में कुछ लोगों ने शायद अपोलोजाइज भी किया, लेकिन बहरहाल इस तरह की जो चीज़ें जो आ रही हैं कि आपने मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं रखा, ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो बन रही हैं इस किस्म की, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, ये तो लाइफ एंड डेथ का मैटर बन रहा है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं इनको रोकने के लिए? यहाँ पर मुझे लैक ऑफ पॉलिसी, यहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है कि जिस तरह प्लाज्मा फरोख्त होना शुरू हो गया, एक कोई इंजेक्शन है एक्टेमरा शायद नाम है उसके, पता नहीं क्या, वो लाखों में बिकना शुरू हो गया, जो कि सिर्फ चंद हज़ार रुपए का आता था, अब वो लाखों में बिकना शुरू हो गया। दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर गॉड से, और ये फ्री होनी चाहिए, ये फ्री होनी चाहिए। लेकिन आपने ये जो ब्लैक मार्केट टीयर्स हैं, ठीक है, इनको कौन कंट्रोल करे? हु इज लेटिंग देम मेकिंग सो मच प्रॉफिट्स ऑफ इट? कोई ना कोई तो इनको अलाउ कर रहा है ना, तो आपने कोई इनके खिलाफ कोई स्ट्रेटजी बनाई है? और जब तक डॉक्टर्स को आप प्रॉपर्ली फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप अपने हेल्थ स्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो वहाँ पर उनकी एफिशिएंसी डेफिनेटली मुतासिर होगी। अब आप देखें पर मिलियन जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद देख लें मुल्क में कितने अवेलेबल हैं, बेड्स आप देख लें, हॉस्पिटल्स आप देख लें, और उसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर, और उसके बावजूद आप उनको ना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे रहे हैं, ना आप उनको फंड्स दे रहे हैं, और ना आप उनको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंसेस किस पर जाएंगे? वो तो फिर पेशेंट्स पर ही जाएंगे, फिर तो डेथ्स भी ज्यादा होंगी, फिर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा? फिर डेथ्स ज्यादा होंगी, ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा फैलेंगे। इस चीज को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। यहाँ पे आई थिंक इस मौके पर हम अपनी बातचीत को रैप अप करते हैं, और इस गुफ्तगू से मैंने तो यही नतीजा निकाला है कि हमारी हुकूमत ने जिस तरह बाकी एरियाज में बहुत मिसमैनेजमेंट की है और पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसी तरह पेंडेमिक
को भी जो इनकी स्ट्रैटेजी तो खैर नहीं थी, जो भी इनका तरीका रहा पेंडेमिक की सिचुएशन को एड्रेस करने का, वो उसमें कोई विजन नहीं था, उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और उसका खुमियाजा जो है वो अब ये जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, दोस्त जो है, रोज ही कोई ना कोई इस तरह की खबर आती है। गवर्नमेंट आई थिंक वो अकाउंटेबल है, और वंस पाकिस्तान कम्स आउट ऑफ दिस पेंडेमिक, लोगों को सोचना चाहिए कि हुकूमत की नाअहली की वजह से इतनी अमवात हुई जो कि प्रिवेंटेबल थी, तो हुकूमत को किस तरह अकाउंटेबल ठहराया जाए। सामीन, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है मूवी रिव्यू, और आज हम जिस मूवी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, आकिफ बताएंगे वो कौन सी फिल्म है। जी अनिला, आज हम बात करेंगे, एक मूवी है, बायोपिक है, किल योर डार्लिंग्स, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, 2013 में ये फिल्म आई थी, और फिल्म के बारे में बात करने से पहले आकिफ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो फिल्म का टाइटल है किल योर डार्लिंग्स, आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है जब ये कहा जाए किल योर डार्लिंग्स? जी, ये लिटरेचर में एक्सप्रेशन है। बेसिकली मतलब ये होता है कि जो राइटर होता है या पोएट होता है या आर्टिस्ट है, कोई भी किसी भी आर्ट फॉर्म में, जब तक आप अपनी फेवरेट एजम्पशंस को या परसेप्शंस को निगेट नहीं करेंगे, किल योर डार्लिंग्स यानी फेवरेट आपकी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक क्रिएटिविटी आनी मुश्किल हो जाती है आर्ट और लिटरेचर में, क्योंकि आपकी ऑब्सेशन एक लग रही होती है किसी ख़ास चीज़ के साथ। तो एक सेल्फ क्रिटिसिज्म इसमें आ जाता है कि आप जब तक अपने ऊपर क्रिटिकल नहीं होंगे, उस वक्त तक आप एक आर्ट की फॉर्म में भी आपके लिए क्रिटिकल होना मुश्किल होता है और इफेक्टिव होना मुश्किल होता है। जी, तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस जो कि अक्सर एक्सपीरियंस्ड राइटर्स जो है ना वो देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें से कोई भी अननेसेसरी जो स्टोरी लाइन है या कोई कैरेक्टर है या कोई सेंटेंस है उसको आप निकाल दें। तो ये जो प्रोसेस है, इसको किल योर डार्लिंग्स जब कहा जाए तो क्रिएटिव राइटिंग में इसका ये मतलब होता है कि अपनी पसंदीदा चीज़, क्योंकि राइटर्स के लिए, पोइट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने जो चीज़ क्रिएट की होती है वो बड़े पोजेसिव होते हैं ना उसके बारे में, तो जो उसमें से कोई रिडंडेंट चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं, जब उनको रिव्यू करके वो निकालनी पड़ती है तो इंसान को ज़रा तकलीफ तो होती है ना। तो चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। आकिफ, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये एक बायोपिक है, और अमेरिका के कुछ बहुत ही मशहूर राइटर्स के बारे में, उनकी जिंदगी के एक एस्पेक्ट के बारे में ये फिल्म है। कुछ लोग जिनको अंग्रेजी अदब या अमेरिकन अदब से दिलचस्पी है, वो ज़रूर उन्होंने बीट जेनरेशन का एक्सप्रेशन या नाम सुन रखा होगा। तो इसके जो किरदार हैं वो बेसिकली ये बीट जेनरेशन जो थी, वो इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका ताल्लुक उस बीट जेनरेशन से था। जी, बीट जेनरेशन जो थी 1950s में आप कह सकते हैं कि एक लिटरेरी रेवोल्यूशन थी और एक काइंड ऑफ रिबेलियन था, जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थे सोसाइटी के भी और लिटरेचर के भी, उनके खिलाफ। और इसने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर भी, और जो सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने के हवाले से बहुत सारी मूवमेंट्स बाद में चली थी, जिनमें ह्यूमन राइट्स, जेंडर राइट्स की मूवमेंट्स थी, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये स्टोरी बेसिकली उसी बीट जनरेशन के जो फाउंडर्स थे उनकी लाइफ पर मबनी है, और स्पेशली एक जो डेथ होती है उन्हीं के ग्रुप में एक शख्स की, उस मूवी की स्टोरी उसके गिर्द रिवॉल्व करती है और एक इंट्रोडक्शन देती है कि बीट जनरेशन की जो मूवमेंट थी वो किस तरह स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, और ऑब्वियसली इट्स अ बायोपिक, लेकिन ये उनकी पूरी जो लाइफ स्टोरी है उसको फॉलो नहीं करती है फिल्म, जो उनकी जिंदगी का एक दौर है जो कि अभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1944-45 का टाइम दिखाया गया है, जब ये जो बीट जेनरेशन के फाउंडर्स, जैसे कि आप कह रहे थे, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और इनमें एलन गिन्सबर्ग बहुत मशहूर कहा जाता है एलन गिन्सबर्ग के बारे में कि वो ही इज अमेरिका's मोस्ट बिलव्ड पोएट, विलियम बरोस, जैक कैरोवैक और लूसियान कार। लेकिन लूसियान कार जो है वो बाद में जाके राइटर या पोएट नहीं बने थे, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी में इस ग्रुप का हिस्सा थे। जी बिल्कुल, और
دیکھیں یہ مووی ایک تو جس طرح ہم بایوپکس وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگی ہمارے ویورز کے لیے. سیکنڈلی اس میں آپ جو لیسنز جس طرح سے ابھی میں نے بات کی ہے کہ ایک ایولیوشن ہوتی ہے ایک لٹریچر کی, آپ جس طرح سے اس مووی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلاسیکل لٹریچر کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں, پروفیسرز اور رولز اور نارمز جو لٹریچر کے ہیں ان کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جن کو یہ چیلنج کرتے ہیں اور ایک نئی جہت جو ہے وہ لٹریچر میں نئی جہتیں کھولتے ہیں اور اس کی ایولیوشن جو پوئٹری کی یا لٹریچر کی وہ کاز کرتے ہیں. جس طرح ایلن گنزبرگ تھے, انہوں نے بعد میں جو پوئمز لکھی وہ بہت پبلش ہوئیں اور بہت فیمس ہوئیں اس وقت 50s میں, اور پھر جو جیک کا ناول تھا آن دی روڈ وہ بعد میں بہت فیمس ہوا. اور نہ صرف لٹریچر کے حوالے سے ان کی خدمات تھیں بلکہ اوور آل ایک سوشل ریفارم, سوشل ایولیوشن جو ہے وہ, اور لینگویج کے حوالے سے بھی کہ لینگویج میں بھی انہوں نے ایک ایولیوشن لائی. کیونکہ یہ دیکھیں نہ سوسائٹی ایک اسٹیٹک ہے نہ ہونی چاہیے, اس طرح لٹریچر اور لینگویج بھی جو ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہونے چاہیے. کہ جس طرح آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لینگویج کو پیور ہونا چاہیے اور وہ 300 سال پرانی 200 سال پرانی باتیں یا الفاظ یا محاورے جو ہیں وہ ان پر فوکس کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہونی چاہیے. لیکن اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس مووی میں کہ جو سوشل ایولیوشن ہے اس کو آپ لٹریچر میں, لینگویج میں, سوسائٹی میں کسی طرح سے روک نہیں سکتے. اٹ کین فائنڈ اٹس اون وے. اور وہی کام ہم اگر اپنی سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر بھی جس طرح اردو میں لوگ کہتے ہیں کہ فارن ورڈز آ رہے ہیں, اردو خود ایک ایسی لینگویج ہے کہ جو بہت ساری دوسری لینگویجز کا ایک مرکب ہے اور اس میں ہر طرح کی انگلش سے لے کے فارسی, عربی, ہندی, سنسکرت, ان ساری زبانوں کے الفاظ موجود ہیں. تو کیا حرج ہے کہ اگر اس میں مزید کوئی ارتقاء ہو. جی عاقب تھوڑا سا واپس فلم کی طرف چلتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے جو سامعین ہیں جن کو کہ لٹریچر میں بہت انٹرسٹ ہے وہ بہت انجوائے کریں گے, اور خاص طور پر جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں دکھایا گیا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس 1944-1945 میں کس طرح وہ رہتے تھے اور کیا ان کی سوچ تھی. اور اس میں جو لوسین کلارک کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے جو پیشنیٹ ویوز ہیں آرٹ اور لائف کے بارے میں, جیسے ایک ٹرو اینٹی ہیرو ہوتا ہے نا, اس طرح کا اس کا کیریکٹر ہے. اور کس طرح ایک obsessive اولڈر مین اس سے انفیچویٹ ہو جاتا ہے اور پھر ساری جو سٹوری ہے وہ اس کے اراؤنڈ ڈیولپ ہوتی ہے اور اٹ لیڈس ٹو ٹریجڈی. تو اب زیادہ ہم ڈیٹیلز نہیں بتاتے کیونکہ آئی تھنک لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس کا جو ایک پیرالل ہم ڈرا کر سکتے ہیں اپنے ریجن میں, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے لٹریری ریبلز تھے, یہ جو بیٹ جنریشن ہے, ریڈیکل ان کے ویوز تھے. تو ہم اگر اپنے سب کانٹیننٹ ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھیں تو نام میرے ذہن میں آتے ہیں منٹو. جس طرح کہ منٹو نے اپنے دور میں بہت ریڈیکل آئیڈیاز پیش کیے اور لوگ جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, ان کو بہت کرٹیسزم, تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو اسی طرح یہ جو بیٹ جنریشن کے فاؤنڈرز تھے یا جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا, ظاہر ہے ان کو بھی کافی امریکن سوسائٹی جو تھی اس وقت کی ایک کنفارمٹی پہ وہ بلیو کرتی تھی اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا. تو آبویسلی ایک بہت بڑا سیکشن تھا جو نہیں یہ سب باتیں پسند کرتا تھا, لیکن انہوں نے آلٹرنیٹیو آئیڈیاز دیے, کریٹیو آئیڈیاز دیے اور ایک بہت بڑی فالوئنگ کو اٹریکٹ بھی کیا. جی بالکل, جہاں منٹو کا نام آتا ہے تو ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں یا پاکستان میں جو ہماری بیٹ جنریشن تھی وہ منٹو, عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر وغیرہ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اس ریجن کی بیٹ جنریشن تھی جنہوں نے اسٹیبلش نارمز اور اسپیشلی لٹریچر میں ان کو چیلنج کیا اور ایک تھنکنگ کی ایک نئے پرسپیکٹیوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشناس کروائے. عاقف آئی تھنک اتنا بتا دینا کافی ہے کیونکہ پھر اگر ہم نے پوری سٹوری فلم کی بتا دی تو وہ سپوائلرز بہت سارے ہو جائیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں پوڈ کاسٹ کے وہ ضرور اگر ٹائم ملے تو یہ فلم دیکھیں اور اپنی جو پھر فیڈ بیک ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. جی بالکل, فوڈ فار تھاٹ ایک ہم نے دے دیا ان کو اور انٹرسٹ ہوپ فلی ڈیولپ ہو گیا ہوگا لوگوں کا اس مووی میں, اور ہمیں امید ہے کہ لوگوں کو یہ مووی بھی پسند آئے گی اور ہمارا ریویو سلسلے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا. جی سامعین, پوڈ کاسٹ میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ڈسکشن اور سیگمنٹس پسند آئے ہوں گے. اپنے فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر شیئر کر سکتے ہیں.
सोचिए, क्योंकि सोचना जुर्म नहीं।